अगर 2026 की बात की जाए, स्टिल रिएक्ट इज़ द ओनली लाइब्रेरी दैट यू कैन यूज़ एज अ फ्रेमवर्क, बट रिएक्ट इज़ द ओनली लाइब्रेरी दैट इज़ राइट नाउ वेरी फास्ट। बट स्टिल बहुत सारे डेवलपर्स को फील होता है कि रिएक्ट जो है बहुत स्लो होती है, राइट? बहुत स्लो फील होती है, उनको लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा रिएक्ट ऐप बना के। मतलब पॉइंट ये है कि जब आप छोटी एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको ये फील नहीं होता। बट बहुत सारे बिगिनर डेवलपर्स को, जूनियर डेवलपर्स को, या फिर जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, उन डेवलपर्स को फील होता है कि जब वो एक बड़ी एप्लीकेशन, लार्ज स्केल एप्लीकेशन को रिएक्ट आर्किटेक्चर पे बिल्ड करते हैं, फिर रिएक्ट एप्लीकेशन पे बिल्ड करते हैं, रिएक्ट का यूज़ करके बिल्ड करते हैं, तो उन्हें फील होता है कि वो एक स्लो ऐप को बिल्ड कर रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है जो आउटपुट उन्हें मिल रहा है दैट इज़ बेसिकली अ स्लो ऐप एट द एंड। बट रियलिटी चेक अगर मैं आपको दूँ, रिएक्ट, अगर मैं सिर्फ रिएक्ट को एक इंजन की तरह बात करूँ या फिर एक रिएक्ट को एक साइड में रख दूँ, तो रिएक्ट इज़ अ वेरी फास्ट लाइब्रेरी। रिएक्ट का यूज़ करके आप बहुत फास्ट UI UX बना सकते हो, मतलब ईजिली एंड एफिशिएंट वे में, ऑप्टिमाइज्ड वे से आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हो। बट द ओनली थिंग इज़ अबाउट योर एक्सपीरियंस, यू डोंट नो अबाउट ऑल दैट थिंग। जो आप अपनी आर्किटेक्चर में गलतियाँ करते हो, जो आप अपनी आर्किटेक्चर का यूज़ करते हो, जो आप आर्किटेक्चर बेसिकली द वे यू बिल्ड यूजिंग रिएक्ट। सी, रिएक्ट इज़ एन इंजन, राइट? आप अगर उस इंजन को ढंग से यूज़ करोगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। आपको, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं कुछ भी कोड करूँगा और मुझे अच्छा आउटपुट मिलेगा, नहीं, राइट? इफ़ यू डू दैट गार्बेज इनपुट यू विल गेट दैट गार्बेज आउटपुट, राइट? तो द मेन पॉइंट इज़ योर आर्किटेक्चर। अगर आप अपनी आर्किटेक्चर को इम्प्रूव करते हो तो आपका ओवरऑल रिएक्ट एप्लीकेशन जो है बहुत फास्ट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर आर्किटेक्चर and become a good front-end developer, or you can say it's basically an engineering thing। तो अपनी इंजीनियरिंग को आप इंक्रीज कर सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट इन योर रिएक्ट नेक्स्ट रिएक्ट बिग एप्लीकेशन। देखिए, छोटी एप्लीकेशन में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जब वो एप्लीकेशन बड़ी होती है, कोड बेस बड़ा होता है, यूज़र्स आते हैं, रियल यूज़र्स हिट करते हैं, तब वो पता लगता है कि आपकी एप्लीकेशन कितनी चल रही है, कितनी फास्ट है, कितनी जल्दी वो लोड होती है, कितने एफिशिएंट वे से, ऑप्टिमाइज्ड वे से आप अपने आर्किटेक्चर को लिखते हो, सो दैट रिएक्ट वर्क्स परफेक्टली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि देखिए यहाँ पर सीन क्या बन रहा है। मैं जैसे इस स्लाइड के थ्रू आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपका लेट्स सपोज एक आर्किटेक्चर है। अब एक ये आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है, द वे ऑफ बिल्डिंग। सिंपल भाषा में रिएक्ट जो है वो बेसिकली एक इंजन है, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट आपको समझाया है, इंजन है वो जस्ट आप जो उसको बोलोगे वो वैसे वो काम करेगा, ठीक है? हाँ, उसके पास अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो खुद की चीज़ें यूज़ करता है, दैट इज़ ऑब्वियस। बट जिस तरीके से आप कोड करते हो वो बहुत मैटर करता है। मतलब क्या आप किस तरीके से, क्या रूल्स फॉलो करते हो, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हो, क्या करते हो, बेसिकली दैट रियली मैटर्स। कि आप कब इंपोर्ट करते हो, कब यूज इफेक्ट यूज़ करते हो, कब स्टेट यूज़ करनी है, कैसे आप कॉन्टेक्स्ट को गलत तरीके से यूज़ करते हो, कब कॉन्टेक्स्ट को रियल यूज़ केस यूज़ करना है। बहुत सारे लोग कॉन्टेक्स्ट को रिडक्स समझ लेते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है ना? तो द पॉइंट इज कि आपका किस तरीके से जो कोड है, मतलब जो वे ऑफ हाउ यू कोड, बेसिकली हाउ यू इंजीनियर, हाउ यू डेवलप द एप्लीकेशन रियली मैटर्स, एंड दैट इज नोन एज द आर्किटेक्चर। ओके, हाउ यू बिल्ड दैट रियली मैटर्स। अब जो भी आप बिल्ड करोगे, जैसे आप चाहोगे वैसे ही कोड होगा, ऑब्वियस ही बात है। देखो, एक काम को करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं, यू ऑलरेडी नो, राइट? अगर मेरे को एक सिंपल सम फंक्शन भी बनाना है तो मैं यहाँ पर तीन तरह के फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। मैं कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, मैं कोई लाइब्रेरी यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपना खुद का फंक्शन बना सकता हूँ, मैं एरो फंक्शन बना सकता हूँ, मैं वेरिएबल फंक्शन बना सकता हूँ। तरीके तो बहुत सारे हैं ना, बट कौन सा तरीका पिक करना है? देखो, एट द एंड इन सब तरीकों में से सम फंक्शन तो बनेगा, बट पॉइंट क्या है कि बेस्ट वे क्या है, बेस्ट आर्किटेक्चर क्या है टू बिल्ड अ सम फंक्शन, राइट? सो सेम पॉइंट यहाँ पर भी है कि रिएक्ट तो जस्ट एक इंजन है, उसको तो चलना है, बट आप कैसे अपने आर्किटेक्चर को रखते हो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी आर्किटेक्चर पे रिएक्ट को चलना पड़ेगा, रिएक्ट उसी को चीज़ को फॉलो करेगा, एंड उसकी बेसिस पे ब्राउज़र जो है यूएक्स को रेंडर करता है, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब यूआई आप कह सकते हो, वो रेंडर होता है। सो द पॉइंट इज योर फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली योर आर्किटेक्चर। आप कैसे बिल्ड करते हो, क्या बिल्ड करते हो, वे हाउ द वे यू फॉलोज रियली मैटर्स, हाउ द रिएक्ट इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन द यूआई एंड यूएक्स। ओके, तो चलिए 8 लेयर्स के बारे में बात करते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए, सबसे पहली लेयर है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज योर स्टेट आर्किटेक्चर। योर स्टेट आर्किटेक्चर जो है, मतलब यहाँ पे कैसे आप स्टेट को यूज़ करते हो, कहाँ पे स्टेट लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है, कौन से स्टेट कौन से कंपोनेंट में लगानी है, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है,
ये जो आपका स्टेट यूज़ करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत दिक्कत करता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, हाउ स्टेट वर्क्स बेसिकली। बट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अगर आप अपने स्टेट को इम्प्रूव करते हो, मतलब स्टेट को कहाँ रखना है, देखो ऐसा नहीं है कि आप स्टेट को यूज़ करना नहीं जानते। आप जानते हो कि स्टेट इज़ बेसिकली अ यूआई बेस्ड थिंग। अगर यूआई पे कुछ चेंज करना है तो वो स्टेट से ही होगा, राइट? तो बट यू फील दैट कि वो बहुत बेसिक थिंग है, राइट? बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, स्टेट एक ऐसी चीज़ है जो आपके एप्लीकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है स्टेट। अगर आप समझते हो कि स्टेट इज़ जस्ट फॉर यूआई, राइट? यस, इट इज़ फॉर यूआई, बट यूआई के साथ साथ इसमें इसका जो बैकग्राउंड, अगर आप लॉजिक को समझोगे कि स्टेट का जो बैकग्राउंड लॉजिक है, मतलब हाउ स्टेट वर्क्स, मतलब स्टेट कैसे काम करती है बैकग्राउंड में। जब आप एक स्टेट को चेंज करते हो तो उसमें बहुत सारे री रेंडरिंग होती है, वो कंपोनेंट्स को री रेंडर कराता है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब तक आपको पता नहीं कि स्टेट का बैकग्राउंड क्या है, मतलब स्टेट का बैकग्राउंड क्या है, हाउ स्टेट वर्क्स, राइट? यू जस्ट नो कि कैसे स्टेट को यूज करना है, यू जस्ट नो द वे ऑफ यूजिंग द स्टेट, बट कहाँ यूज करना है, कहाँ पर कैसे यूज करना है, और अगर स्टेट में कुछ चेंजेस होते हैं तो स्टेट उसमें उसको कैसे रिएक्ट करती है, वो भी आपको, अगर आपको समझ नहीं है तो आप स्टेट की आर्किटेक्चर को गलत तरीके से यूज करोगे। बहुत रियल सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको। एक तरीका मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। मान के चलते हैं कि आपके पास एक ये बॉक्स है, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स आपने रख दिए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर स्टेट रख दिया और उस स्टेट का डेटा यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट को जा रहा है, तो आपने यहाँ पर एक गलती कर दी है। ये गलती क्या करी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, मतलब सॉरी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद बताता हूँ व्हाट इज दैट, व्हाट मिस्टेक यू हैव मेड। बट जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक मेन कंपोनेंट है, उस मेन कंपोनेंट के अंदर आपने एक स्टेट रखा और 3 कंपोनेंट्स रखे, और एक स्टेट का डेटा इस कंपोनेंट को यूज करता है, और जैसी स्टेट चेंज होगी आपने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको सिंटेक्स्ट वाइज स्टेट को यूज करना आता है, प्रॉप को यूज करना आता है, बट स्टेट का बैकग्राउंड क्या है यू डोंट नो, एंड दैट्स व्हाई योर एप्लीकेशन गेट्स स्लो बेसिकली। ओके, स्टेट आर्किटेक्चर रियल मैटर्स। देन we will be discussing about the context, second layer of that, of increasing the React performance, you can say that architecture। देखिए जो context है, बहुत सारे लोग जो है context या फिर जो React का जो context management system है उसको Redux समझ लेते हैं कि ये भाई ये तो Redux की replacement है। Yes, kind of you can feel that it's a Redux replacement, but not yet, but it is not what Redux do, right? Redux जो है वो अलग ही तरीके से काम करता है। आपको लग सकता है बिकॉज Redux ऑल्सो इज लाइक स्टेट मैनेजमेंट थिंग, राइट? एंड कॉन्टेक्स्ट इज काइंड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेटा, राइट? ग्लोबल डेटा को अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हो, एंड बेसिकली Redux इज यूज फॉर द सेम थिंग एज वेल लाइक ग्लोबल। बट इफ यू थिंक कि कॉन्टेक्स्ट और जो Redux है वो सेम है, देन इट्स दिस योर मिस्टेक। और कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरीके से गलतियां करते हो वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज योर सेकेंड लेयर। देन योर कॉम्पोनेंट बाउंड्रीज, आपकी कंपोनेंट की बाउंड्री क्या होनी चाहिए। अगर आप एक बड़ा कंपोनेंट बनाते हो तो आप उस कंपोनेंट को उस कंपोनेंट को मल्टीपल सब कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हो। दिस इज रियली मैटर्स अबाउट योर कंपोनेंट बाउंड्रीज। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेराइव्ड स्टेट। बहुत सारे डेवलपर्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे जूनियर डेवलपर जिनके मैं कोड रिव्यूज करता हूँ, वो हर चीज़ में घुसा देते हैं स्टेट को। अगर आपने गलत तरीके से यूज़ कर लिया ना तो आपकी एप्लीकेशन इतनी स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो होगी, इतनी ज़्यादा रिफ्रेश होगी, इतनी ज़्यादा री रेंडर होगी, यूज़र जो उसे यूज़ करेगा उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील होगी। एंड एज एम सेइंग डिराइव्ड स्टेट बहुत मैटर करती है, रैदर देन कि आप हर चीज़ के लिए एक स्टेट बनाओ। ट्राई टू मेक अ डिराइव्ड आउटपुट रैदर देन कि हमें एक स्टेट बनानी पड़े अनटिल अनलेस इट इज़ नेसेसरी। जब तक नेसेसरी नहीं है तब तक स्टेट मत बनाओ। ट्राई कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल से काम हो। इफेक्ट्स, बहुत सारे डेवलपर्स को लगता है जो इफेक्ट्स है भाई वो तो एक एपीआई कॉलिंग सिस्टम है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। एपीआई कॉलिंग सिस्टम नहीं है। एपीआई कॉलिंग के लिए फेच और एक्सिक्यूट को ही आपको यूज करना है, बट इफेक्ट इज बेसिकली अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हो आपके कंपोनेंट के बैकग्राउंड में कोई एक टास्क रन हो, जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो स्क्रीन पे, तो वहाँ पर इफेक्ट यूज होता है। इट कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज। येस, एपीआई यूजिंग इज वन ऑफ द वे, बट हर चीज़ में आप कैसे यूज इफेक्ट को यूज़ करते हो वो सब हम डिस्कस करेंगे। रेंडरिंग बहुत मैटर करती है। बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं एक साथ ही लॉट ऑफ डेटा को रेंडर कर देते हैं, एंड एट द एंड होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाती है। नेटवर्क बहुत मैटर करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में एपीआई कॉलिंग कैसे करते हो, किस कंपोनेंट में बैठ के कितनी एपीआई कॉल्स करते हो, अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट नेसेसरी।
पैरेलल एपीआई कॉल्स करते हो या फिर सीक्वेंशियल एपीआई कॉल करते हो, इट रियली मैटर्स। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट योर बंडल आर्किटेक्चर। बंडल आर्किटेक्चर का मतलब सिंपल ये है कि जब आप अपनी रिएक्ट की लाइब्रेरी के साथ मल्टीपल सब लाइब्रेरीज को यूज करते हो तो कैसे आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाती है, किस तरीके से आप चीज़ों को इंपोर्ट करते हो, उन चीज़ों का कैसे इंपैक्ट आता है रिएक्ट पर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेयर दैट इज नोन एज आवर स्टेट आर्किटेक्चर लेयर। सो सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, बहुत सिंपल भाषा में, ऐसा नहीं कोई मैं स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करूंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि आपको अगर आप इसे वीडियो देख रहे हो तो मोस्टली यू नो हाउ टू राइट द रिएक्ट बट यू जस्ट अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर, राइट। सो सिंपलेस्ट भाषा में समझते हैं, मान चलते हैं कि आपके पास ये ऐप कंपोनेंट है, राइट। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर एक हेडर कंपोनेंट है, एक साइड बार कंपोनेंट है, एक डैशबोर्ड कंपोनेंट है, ठीक है। आपको पता है हेडर में या फिर नैव बार्स में मोस्टली वी हैव द सर्चिंग, राइट। सर्च करने का सिस्टम होता है और आपको खुद भी पता है कि सर्च के लिए आपको मोस्टली यूज स्टेट यूज करना पड़ता है, मतलब यूज स्टेट का कंपोनेंट यूज करना पड़ता है, राइट। ऐसा होता है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको बेसिकली एक कंपोनेंट जो है आप कह सकते हो दैट यू हैव टू यूज स्टेट फॉर इन नैवबार। जब नैवबार के अंदर कोई एक सर्चिंग सिस्टम हो, जैसे सिंपल यूट्यूब में अगर आप जाके देखते हो तो यूट्यूब के नैवबार में सर्चर है ना, तो सर्च को बिल्ड करने के लिए आई नो यू नो दैट वी हैव टू यूज अ स्टेट वेरिएबल, राइट। बट वो स्टेट वेरिएबल कहाँ रखोगे वो बहुत मैटर करता है। बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे बिगिनर डेवलपर्स जिनको नहीं पता है, दे जस्ट नो हाउ टू राइट अ स्टेट, राइट, बट कहाँ रखना है वो मैटर करता है। मोस्टली डेवलपर्स या फिर मोस्टली फ्रंट एंड जूनियर डेवलपर्स क्या करते हैं, उसको एक ऐप कंपोनेंट के अंदर घुसा देते हैं। मान चलते हैं ये आपका क्या है, ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर एक हेडर है जिसको बेसिकली वो सर्च का स्टेट चाहिए, राइट। ये हो गया साइड बार कंपोनेंट और ये हो गया डैशबोर्ड कंपोनेंट। तो बेसिकली आपके पास तीन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट के अंदर एक हेडर कंपोनेंट है, साइड बार कंपोनेंट है, एक डैशबोर्ड कंपोनेंट है, राइट। तीन यहाँ पर क्या होता है कि इस हेडर कंपोनेंट को क्या चाहिए, एक स्टेट चाहिए। डेवलपर्स क्या करते हैं, ऐप कंपोनेंट के अंदर ही वो स्टेट को बिल्ड कर देते हैं। अब सीन क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर कोई चेंज आता है, ऑब्वियस ही बात है यूजर सर्च करेगा तो चेंज तो आएगा, स्टेट तो अपडेट होगी ही। तो जैसे ये स्टेट अपडेट होगी, ये पूरे के पूरे हेडर्स को, साइड बार्स को, डैशबोर्ड को क्या करेगा, ये री रेंडर करेगा स्क्रीन पर। यू जस्ट फील कि री रेंडर ही तो कर रहा है, बट रियलिटी में री रेंडर करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। बताऊंगा आगे जाके व्हाट इज री रेंडर मीन्स, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि जब ये री रेंडर होता है तो आपके सीपीयू पे लोड आता है। सीपीयू इन द सेंस आपके सीपीयू पे नहीं, फ्रंट एंड जो यूजर का जो सीपीयू है, मतलब आपकी एप्लीकेशन को जो यूज करेगा ना, उसके सीपीयू पे लोड आता है जब आप ये रेंडरिंग को बार बार करते हो। अननेसेसरी रेंडर है ना, आप खुद देखो यहाँ पे अगर स्टेट चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है, हेडर के अंदर स्टेट चेंज हो गया तो आपको साइड बार और डैशबोर्ड को री रेंडर करने की क्या जरूरत है। आपकी गलती क्या करी आपने कि आपने उस स्टेट को यहाँ घुसा दिया ऐप कंपोनेंट के अंदर, मतलब उसको हाई पे रख दिया, टॉप पे रख दिया। दिस इज नॉट नीडेड ब्रो। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर जो स्टेट है ना, यहाँ पर गलत तरीके से आपने यूज, मतलब गलत जगह पे रखी है, यूज तो सही करी होगी बट गलत जगह पर है वो। आप जाओ हेडर कंपोनेंट के अंदर, हेडर कंपोनेंट के अंदर जाके वहां पे रखिए। अब कई बार होता है कि आप ऐसा कुछ बिल्ड करते हो, मॉडल ऑन ऑफ है ना, मॉडल क्लोज एंड मॉडल ऑफ, ऐसा कुछ देखा है आपने। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो बीच में एक यूआई आता है, फिर इस यूआई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यूआई बंद हो जाता है, मतलब एक उसको मॉडल बोलते हैं सिंपल भाषा में। अब इस केस में आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों कंपोनेंट के पेरेंट कंपोनेंट के अंदर रखना पड़ेगा। ये रूल है। अब कह सकते रूल नहीं है, बेसिकली इसी तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये जो स्टेट है ये तो इसको भी चाहिए और ये स्टेट इसको भी चाहिए। फिर आप क्या करते हो, यूजिंग प्रॉप आप स्टेट का आउटपुट इसको भेजते हो, ये आउटपुट इसको भेजता है, मतलब एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है एक मेन कंपोनेंट के बीच में, मॉडल में और इस बटन में, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपने सही करा है, बट आप स्टेट को बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब कंपोनेंट्स की जो ट्री है उस ट्री में अगर बहुत ऊपर रख देते हो तो जस्ट अंडरस्टैंड अगर वो अननेसेसरी है, अनटिल अनलेस इट इज नेसेसरी, अगर वो अननेसेसरी है उसको कोई और यूज नहीं कर रहा। जैसे हेडर कंपोनेंट है, उस सर्च को सिर्फ हेडर ही यूज कर रहा है और कोई तो यूज कर नहीं रहा, तो व्हाई यू हैव पुट इट इन द टॉप ऑफ द ट्री।
टॉप ऑफ द ट्री में रखोगे मतलब मेन कंपोनेंट में रख दोगे तो जितने भी सब कंपोनेंट्स है ट्री के अंदर वो सब के सब री-रेंडर होंगे. दिस विल कॉज अ रियल स्लोनेस इन योर एप्लीकेशन. ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. कॉन्टेक्स्ट अब्यूज. कॉन्टेक्स्ट को गाली देते हो आप. रियलिटी बता रहा हूं मैं बहुत ज्यादा. बहुत लोगों को कॉन्टेक्स्ट एज आई सेड वो रिडक्स लगता है. पहली बात उसको रिडक्स समझना बंद कर दीजिए. रिडक्स इज अ डिफरेंट आर्किटेक्चर. रिडक्स सीखना ही बहुत बड़ा काम है और रिडक्स जब सीख लेते हो तो द वे यू यूज रिडक्स रियली मैटर्स. और रिडक्स को जब आप यूज करते हो तो आपकी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. बट स्टिल कॉन्टेक्स्ट ऐसे नहीं कॉन्टेक्स्ट बेकार है. कॉन्टेक्स्ट का रियल यूज केस देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट आपको रियलिटी में बहुत हेल्प करेगा टू इंक्रीज द एप्लीकेशन एफिशिएंसी. ओके, तो कॉन्टेक्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड यूज कॉन्टेक्स्ट. जो हुक होता है वो रिडक्स का रिप्लेसमेंट नहीं है. ओके, बट यू कैन सी इट अ वेरी लो लेवल. येस, इट काइंड ऑफ वर्क एज अ रिडक्स बट इट इज नॉट रिडक्स. ओके, बट स्टिल हाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कॉन्टेक्स्ट वर्क. आप कॉन्टेक्स्ट को गलत तरीके से फिर कैसे कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हो. देखो, कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होता है कि आपको एक प्रोवाइडर बनाना होता है. उस प्रोवाइडर में एक वैल्यू नाम का वेरिएबल रखना, मतलब ये वैल्यू नाम की चीज़ रखनी होती है. फिर वैल्यू के अंदर आपके यूज़र, कार्ड, थीम, नोटिफिकेशंस जो भी आप चाहते हो कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप ग्लोबल रखना चाहते हो. बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि रैदर देन कि आप प्रॉप ड्रिल करो. मान के चलते हैं कि ये एक मेन कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में ये दूसरे कंपोनेंट्स हैं, है ना. मुझे अगर ये डेटा यहाँ से यहाँ भेजना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे डेटा को ड्रिल करना पड़ेगा. राइट, यस, दिस इज द वे. मुझे अगर यहाँ से डेटा यहाँ करना है तो मुझे 2 बार उसको प्रॉप ड्रिल करना पड़ेगा. राइट, ये चीज़ ना करनी पड़े क्योंकि अननेसेसरी ड्रिलिंग है. अननेसेसरी जो डेटा है वो ज़्यादा वो ट्रैवल करेगा. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, एज वी नो. ठीक है, तो ये चीज़ ना करनी पड़े, मतलब प्रॉप ड्रिल ना करना पड़े, वी यूज़ कॉन्टेक्स्ट. राइट, बट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना भी एक अपने आप में एक आर्किटेक्चरल डिसीजन है. कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करो, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ रियल गुड थिंग. राइट, बट कॉन्टेक्स्ट को जब आप एक ड्रॉर की तरह बना देते हो ना, जैसे घर में आपने टेबल्स देखी होगी, टेबल्स के अंदर ड्रॉर होता है. उस ड्रॉर के अंदर आप जब आप घुसा देते हो ना उल्टे सुल्टी चीज़ें, तो होता क्या है, जब आप एक भी चीज़ को निकालते हो तो पूरे ड्रॉर को बाहर निकालना पड़ता है. समझ रहे हो, मतलब कि अगर आप आपके घर में 5 ड्रॉर्स हैं, टेबल के 5 ड्रॉर्स हैं, उन 5 ड्रॉर्स को आप स्पेसिफिक कर दो कि भाई पहले ड्रॉर में मेरे किताबें होंगी, सेकंड ड्रॉर में हमारी कुछ कीज रखी होंगी, थर्ड ड्रॉर्स में यू कैन सी दैट हाउस होल्ड के स्पेसिफिक आइटम्स रखे होंगे, फोर्थ ड्रॉर में ये होगा, फिफ्थ ड्रॉर में ये होगा ना. अगर आप उन 5 ड्रॉर्स में अननेसेसरी आप पहला का सामान दूसरे में, दूसरे का तीसरे में अगर आप मिक्स कर दो, है ना, तो दिक्कत कितनी होगी आपको अंडरस्टैंड करने में. आपको अगर वो सेकंड ड्रॉर से सामान चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट ड्रॉर, सेकंड ड्रॉर, थर्ड ड्रॉर, फोर्थ ड्रॉर की सामान किसके अंदर है. बट वहीं पे अगर आप हर ड्रॉर के अंदर स्पेसिफाई कर दो कि फर्स्ट ड्रॉर में ये होगा, सेकंड ड्रॉर में ये, थर्ड ड्रॉर में ये, फोर्थ में ये, 5 में ये. अगर आपको चाहिए होगा कि भाई मेरे को अपनी बुक्स निकालनी, तो आप डायरेक्टली उसी ड्रॉर को ओपन करोगे ना. यही चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट के साथ भी. जब आप एक कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करते हो और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखो यूजर को भी हैंडल कर रहे हो, कार्ड को भी हैंडल कर रहे हो, थीम को भी हैंडल कर रहे हो, नोटिफिकेशन को भी हैंडल कर रहे हो. अब होता क्या है कि जैसे आप नोटिफिकेशन का एक्सेस लेते हो, नोटिफिकेशन का यूज करते हो, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है रिफ्रेश हो जाता है. दिस इज द थिंग. राइट, क्योंकि ना तो यूजर को जरूरत थी, ना कार्ड को जरूरत थी, बट थीम को जरूरत थी, बट नोटिफिकेशन चेंज होगा तो ये भी चेंज हो गए, इनको भी रिफ्रेश होना पड़ा. तो रीजन यहाँ पे समझ रहे हो आप. जब आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करो तो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करो, और ऐसा ना करो कि पूरी एप्लीकेशन जो है एक ही कॉन्टेक्स्ट पे चल रही है. ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत होती है. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट मैनेज करनी है तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बनाओ. जैसे कि आप एक ओथ प्रोवाइडर का कॉन्टेक्स्ट बनाओ जो सिर्फ ऑथेंटिकेशन हैंडल करेगा. जब हम लॉग इन करेंगे, लॉग आउट करेंगे, तो उसी कॉन्टेक्स्ट को पता है ना कि भाई लॉग इन लॉग आउट हुआ है अभी, है ना. अगर आप इसी ओथ प्रोवाइडर के अंदर थीम को भी डाल दोगे तो थीम भी अननेसेसरी री-रेंडर होगा, थीम से रिलेटेड कंपोनेंट्स भी री-रेंडर होंगे. राइट, तो समझ रहे हो ना पॉइंट. अब पॉइंट यहाँ पर क्या है, वेरी सिंपल पॉइंट है दैट यू हैव टू डिवाइड योर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑन देयर बिजनेस यूज केस. अगर ओथ प्रोवाइडर है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ ओथ रिलेटेड स्टेट्स को आप मैनेज करो. थीम प्रोवाइडर का आपने कर कोई कॉम्पोनेंट बनाया तो वो थीम को हैंडल कर रहा है, लाइक डार्क लाइट को हैंडल कर रहे हो बस, है ना. कार्ड प्रोवाइडर को अगर आप बना रहे हो, मतलब कार्ड वो कॉन्टेक्स्ट बना रहे हो, तो वो कार्ड रिलेटेड लाइक ऐड करना, एग्जिट करना, माइनस करना, प्लस करना, उन्हीं चीज़ को हैंडल कर रहा है.
नोटिफिकेशन प्रोवाइडर अलग बना दिया आपने जो नोटिफिकेशंस को हैंडल करेगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉन्टेक्स्ट है इज बेसिकली गेटिंग डिफरेंशिएटेड ऑथ थीम कार्ड नोटिफिकेशन, राइट। यू कैन सी दैट द कंसर्न्स आर नाउ डिफरेंशिएटिंग, राइट। बट अगर नॉर्मल आप एक मेगा प्रोवाइडर बना दो, मेगा प्रोवाइडर क्या होता है, बहुत बड़ा प्रोवाइडर बना दिया जो सब कुछ हैंडल कर रहा है। जब जैसे ही कोई एक चेंज होगा तो अननेसेसरी और भी चेंजेस हो जाएंगे, अननेसेसरी और भी जितने कंपोनेंट्स उससे कनेक्टेड हैं उनको भी रीरेंडर होना पड़ेगा। दिस इज द आर्किटेक्चर थिंग दैट यू डू इन योर कॉमनली इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन। सो एज आई सेड, स्प्लिट करो प्रोवाइडर्स को ऑथ थीम कार्ड नोटिफिकेशंस के अंदर, है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कंपोनेंट बाउंड्रीज। बहुत बड़ा दिक्कत है दैट इज कि बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं पूरे कंपोनेंट को एक ही फाइल के अंदर घुसा देते हैं। माने चलते हैं कि अगर आप एक डैशबोर्ड को बिल्ड करते हो, यस वी बिल्ड द डैशबोर्ड, राइट। आपको पता खुद है कि डैशबोर्ड के अंदर कितनी चीजें होती हैं, एनालिटिक्स, ये वो, लीडर बोर्ड्स, यू गेट दैट प्रोग्रेस मैप्स, हीट मैप्स, पता नहीं क्या क्या होता है एक डैशबोर्ड के अंदर ना। उन्होंने क्या करा, एक बड़ा कंपोनेंट तो बना दिया dashboard.jsx, यस इट्स अ कंपोनेंट, राइट। बट अगर उस कंपोनेंट के अंदर देखोगे तो बहुत सारे सब कंपोनेंट्स निकल सकते थे, बट स्टिल यू बिल्ड दैट होल डैशबोर्ड पेज इन जस्ट वन कंपोनेंट। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जैसे ही ग्राफ के अंदर कुछ चेंज आना था, जैसे यूजर ने कुछ ग्राफ के अंदर कुछ चेंजेस करे या फिर कुछ भी हुआ, आपका पूरा डैशबोर्ड रिफ्रेश हो जाएगा। लाइक लीडर बोर्ड रिफ्रेश हो जाएगा, रिपोर्ट्स रिफ्रेश हो जाएंगी, एनालिटिक्स रिफ्रेश हो जाएंगे जस्ट बाय द वन क्लिक, राइट। दिक्कत क्या हुई कि जस्ट एक क्लिक से पूरा डैशबोर्ड रिफ्रेश हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इन द डैशबोर्ड इज कंबाइंड इन वन सिंगल कंपोनेंट। और रिएक्ट सिंपल है, देखो रिएक्ट गलत नहीं है, आप रिएक्ट को गलत तरीके से यूज करते हो, दैट्स व्हाई रिएक्ट बिकम स्लो। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है कि आप अपने डैशबोर्ड को अलग अलग छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो एज सुन एज दे आर एक्सेप्टेबल। जितना हो सके उतना आप उनको डिवाइड करो, सो दैट लाइक एनालिटिक्स का पार्ट है, मुझे एनालिटिक्स पे काम है तो एनालिटिक्स पे ही काम हो रहा है ना। ऐसा नहीं है पूरे डैशबोर्ड को रिफ्रेश होना पड़ रहा है, फिर डैशबोर्ड को उसका कंसर्न लेना पड़ रहा है। या फिर आप लीडर बोर्ड पे काम करो तो लीडर बोर्ड को अलग करो, सो दैट लीडर बोर्ड उसको अलग से हैंडल कर रहा है। सो द पॉइंट इज कि कंपोनेंट को अलग अलग बाउंड्रीज में रखो, अलग अलग बाउंड्रीज में डिवाइड करो, सो दैट जो सर्च है वो सर्च पे ही काम कर रहा है, सो दैट चार्ट जो है चार्ट पे ही काम कर रहा है, टेबल जो है टेबल पे ही है। अगर टेबल के अंदर कोई चेंज है, टेबल के अंदर आप कुछ सर्च करो तो डैशबोर्ड को रिफ्रेश नहीं होना पड़ रहा, सिर्फ टेबल कंपोनेंट जो डैशबोर्ड के अंदर है वो रिफ्रेश होगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिराइव्ड स्टेट। बहुत गलत तरीका है ये कि हर चीज के लिए आप स्टेट बना देते हो। जैसे कि मान चलते हैं कि अगर आपको फिल्टर्ड यूजर्स निकालने हैं, शॉर्टेड यूजर्स करना है, सर्च यूजर्स को आपको बाहर निकालना है फ्रॉम अ यूजर स्टेट, राइट। बट यू डू मोस्टली बिगिनर डेवलपर्स को मैंने देखा है, अनएक्सपीरियंस्ड को मैंने देखा है कि जिनको इतना पता नहीं है रियल वर्ल्ड में, तो वो करते क्या है कि भाई वो हर चीज़ की स्टेट बना के घूमते हैं। बट बेटर क्या है कि आप उनको डिराइव करो एक सोर्स ऑफ ट्रुथ से, रेदर देन की क्रिएटिंग लाइक स्टेट्स, बिकॉज एज आई सेड जितनी ज़्यादा स्टेट होंगी उतना ज़्यादा री रेंडर आपके एप्लीकेशन में बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा री रेंडर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एप्लीकेशन स्लो होगी, और CPU पे स्ट्रेस आता है। अननेसेसरी री रेंडर्स आपके CPU को फालतू में यूज़ करते हैं, फालतू में CPU यूज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू नो राइट कि आपकी एप्लीकेशन अननेसेसरी री रेंडर हो रही है, तो CPU तो आएगा। CPU जब हीट होगा तो अननेसेसरी आपका जो सिस्टम है वो स्लो होगा, ब्राउजर स्लो होगा, एप्लीकेशन स्लो होगी, ठीक है। तो बेटर क्या है कि रेदर देन कि उसको स्टेट्स के अंदर डिवाइड करो, बेटर ये है कि आप उसको मल्टीपल डिराइव्ड में कन्वर्ट कर दो। लेट्स सपोज अगर आपको फिल्टर्ड यूजर्स निकालना था, एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है यूजर्स, है ना, तो सिंपल है ना, फिल्टर फंक्शन यूज करो, निकल जाएंगे। उसके लिए आप अलग से स्टेट बना रहे हो, स्टेट के अंदर स्टोर कर रहे हो, क्यों करना है स्टोर, व्हाई वी नीड टू स्टोर दैट, राइट। जब भी दिखाने हैं फिल्टर्ड यूजर्स तो दिखा दो फिल्टर फंक्शन लगा के, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट फंक्शन लगा दो, कुछ स्लाइस करना है कि भाई पहले 0 से लेकर 10 तक ही दिखाना है तो स्लाइस फंक्शन यूज करके दिखा दो, रेदर देन कि इनके लिए स्टेट्स बनाओ। स्टेट्स आर नेसेसरी व्हेन यू वांट कि क्लिक पे कुछ अपडेट हो या फिर कुछ स्क्रीन पे आए तो वहीं पे स्टेट चाहिए ना। यहाँ पर थोड़ी है कुछ ऐसा कि फिल्टर करना है, शॉर्ट करना है, स्लाइस करना है, इनके लिए अलग अलग आप क्या करो, सिंपल है दैट यू ड्राइव इट फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ ट्रुथ, ठीक है, और ड्राइव करके एक नॉर्मल JS वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो और नॉर्मल JS वेरिएबल को मैप कर लो, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यूजर्स चेंज होंगे तो यूजर्स तो ऑब्वियसली एक स्टेट के अंदर तो होगा ही, है ना, यूजर्स तो ऑब्वियसली वाले स्टेट के अंदर होगा ही, तो वो एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है। तो जैसे यूजर्स अपडेट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो तो पूरे कंपोनेंट को ही रीरेंडर करेगा ना, तो पूरे कंपोनेंट रीरेंडर दोगे तो फिल्टर भी ऑटोमेटिक रीरेंडर हो जाएगा, शॉर्ट भी हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा, UI भी रेंडर हो जाएगा। तो व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ 4
डिफरेंट स्टेट, 4 स्टेट्स फॉर द सेम थिंग, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे फिल्टर का अगर आप एक स्टेट बना दो, शॉर्ट का स्टेट बना दो, स्लाइस का बना दोगे, तो दिक्कत क्या होगी मेरे भाई कि अगर आपका मेन सोर्स चेंज हुआ, स्टेट अपडेट हुई, इससे फिल्टर चेंज हो तो फिल्टर भी रीरेंडर होगा, फिर फिल्टर शॉर्ट रीरेंडर होगा, स्लाइस रीरेंडर होगा, तो आपकी एप्लीकेशन में 4 रेंडर्स जो हैं एक्स्ट्रा आ गए अननेसेसरी। So this what makes your application slow. Let's move to the next architecture thing is that is unnecessary effects, या फिर हर जगह पे आप क्या सोचते हो, इफेक्ट लगा दो। ये गलत है मेरे भाई। देखो डैशबोर्ड ओपन करा, डैशबोर्ड में हमने फैच लगा दिया, बहुत बढ़िया, मतलब यूज इफेक्ट लगा दिया, फिर प्रोफाइल में भी लगा दिया, फिर ऑर्डर्स में भी लगा दिया, फिर एक्टिविटीज़ में भी लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेस कंडीशंस आ गई, वाटरफॉल कंडीशंस आ गई। जैसे ही डैशबोर्ड रीरेंडर हुआ, डैशबोर्ड में आपने यूज इफेक्ट चलाया, ठीक है, डैशबोर्ड का निकाल दिया, फिर प्रोफाइल भी आ गया डैशबोर्ड के अंदर, ऑर्डर्स भी आ गए, एक्टिविटीज़ भी आ गई, तो आपने क्या करा, सबके यूज इफेक्ट चला दिए, अननेसेसरी है। बेटर क्या है कि क्या आप या तो आप एक रिएक्ट क्वेरी को यूज़ करो या फिर कोई डेटा लेयर को मैनेज करो और उसको एक शेयर्ड कैशे के अंदर रखो। जैसे ही अगर कोई रीरेंडर होता भी है, लेट्स सपोज रीरेंडर होता भी है, मतलब ऑब्वियसली बात है, स्टेट्स तो होंगे, स्टेट्स तो रीरेंडर करेगी, और रीरेंडर अगर होंगे तो रीरेंडर के बाद यूज इफेक्ट भी चलेगा। तो बेटर क्या है कि एपीआई कॉल्स को कैश करो, मतलब एपीआई का जो डेटा आएगा ना उसको कैश ही करो। कैशे से क्या होगा कि आपको बार बार एपीआई कॉल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डेटा कैश होगा तो कैश डेटा वो निकाल लेगा। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो रिएक्ट क्वेरी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इन सब एपीआई कॉल्स को अगर वो एक साथ कॉल हो रही है तो डैशबोर्ड के अंदर रख दो, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेयर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो रेदर देन कि कॉलिंग आप एपीआई को बार बार कॉल कर रहे हो यूजिंग यूज इफेक्ट, अलग अलग जगह पे यूज इफेक्ट को रखा हुआ है, दैट इज ओके, बट स्टिल यू आर कॉलिंग एपीआई, ट्राई टू क्रिएट अ कैशे ऑफ इट सो दैट आपको बार बार एपीआई कॉल्स नहीं करनी पड़ रही, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रेंडरिंग। रेंडरिंग में क्या है कि मेरे भाई अगर आपको 10,000 स्टूडेंट्स को दिखाना है, बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स, वो सिंपल सोचते हैं मैप लगा दे भाई, और मैप लगा के वो 10,000 यूजर्स को दिखा देते हैं। सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जैसे ही आप मैप चलाओगे 10,000 कंटेंट जो है रेंडर होना शुरू होगा, इट विल टेक टाइम। एंड जस्ट अंडरस्टैंड, अगर यूज़र की इतनी सी स्क्रीन है, ये 24 इंच की स्क्रीन है मान लेते हैं ना, अब 24 इंच में कितने यूजर्स दिखेंगे, कितनी रोज दिखेंगे, कितने लाइक मान लेते हैं कि अगर आपको 10,000 यूजर्स को रेंडर करना है स्क्रीन पे, तो इतनी स्क्रीन पे कितने दिखेंगे, इतनी स्क्रीन पे मैक्सिमम मेरे हिसाब से 30 यूजर्स दिखेंगे। तो आपने जो नीचे जो है मतलब स्क्रॉल करके जो आएंगे वो तो अननेसेसरी रीरेंडर कर दिए ना, उनका कोई यूज केस थोड़ी था, मतलब उनको तो दिख भी नहीं रहे ना यूजर को। यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, वर्चुअलाइजेशन यूज करोगे। वर्चुअलाइजेशन के भी कुछ रिएक्ट वर्चुअलाइजेशन करके एक लाइब्रेरी होती है, वो आपको यूज करनी चाहिए। उससे होगा क्या, ऑफ स्क्रीन जितनी भी होंगी ना वो रीरेंडर्स होंगी नहीं, मतलब जो स्क्रीन से बाहर है, जैसे ऊपर की या फिर नीचे की, वो रीरेंडर ही नहीं होगी। जैसे यूजर वो करेगा ना, स्क्रॉल करेगा, ऑटोमेटिकली जो रह गई है वो रीरेंडर कर दी जाएंगी। तो बेटर क्या है कि आप यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन यूज करो, रादर देन कि पूरे फुल डोम को ही आप रीरेंडर कर दोगे, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली विल बिकम अ स्लो थिंग, बिकॉज यू आर जस्ट रेंडरिंग इट एक्स्ट्रा थिंग, राइट। अननेसेसरी रेंडर कर रहे हो, जो व्यू पोर्ट के अंदर है, जो यूजर को दिख रहा है, सिर्फ वही रीरेंडर करिए, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर लेयर। नेटवर्क आर्किटेक्चर लेयर में दिक्कत क्या है कि आपको लेट्स सपोज यूजर को फेच करना था, प्रोजेक्ट्स को फेच करना था, टास्क को फेच करना था, कमेंट्स को फेच करना था। यू नो दैट कि जो यूजर्स प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट से टास्क और कमेंट्स, इन चारों एपीआईज में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रोजेक्ट्स जो है यूजर पे डिपेंड करते हैं, टास्क प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करती है, कमेंट्स टास्क पे नहीं है, कोई ऐसा कुछ है ना। बट स्टिल आप क्या कर रहे हो, उनको अलग अलग कॉल कर रहे हो। एक कंपोनेंट के अंदर लेट्स सपोज 4 चीज हमें दिखानी है, यूजर, प्रोजेक्ट, टास्क, डैशबोर्ड, कमेंट्स, है ना। आप क्या करते हो, उनको अलग अलग कॉल करते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स सपोज अगर एक एपीआई कॉल अगर 2 सेकंड लेती है, या फिर ये 3 सेकंड लेती है, या फिर 4 सेकंड लेती है, या फिर ये 5 सेकंड लेती है, तो कंबाइंड टाइम कितना लगेगा पूरे कंपोनेंट को स्क्रीन पे अपडेट होने में? 2 + 3 5, 5 + 4 9, एंड 9 + 5 14 सेकंड्स का टाइम लग जाएगा। और जब 40 सेकंड्स के लिए आपकी एप्लीकेशन रुकेगी, तो आपकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली फील होगी ये स्लो है। अब यहाँ पे दिक्कत किसकी थी? आपकी थी, क्योंकि आपने एपीआई कॉल्स को गलत तरीके से यूज करा। बट फील क्या होगा कि भाई रिएक्ट स्लो है। रिएक्ट इज स्लो नहीं है, रिएक्ट का इंजन बहुत फास्ट है। रिएक्ट बहुत तरीके से काम करोगे तो रिएक्ट एक अच्छी ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन आपको बना के देगी। द ओनली थिंग इज कि आप किस तरीके से एपीआई कॉल्स करते हो, कितना मैटर करता है, राइट। अब देखो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, तो यहाँ पर क्या करो, पैरेलल एपीआई कॉल्स करो। पैरेलल कॉल्स का मतलब क्या है, एक साथ ही चारों को एपीआई कॉल कर लो ना। अब जब इसको 2-3 सेकंड लगने वाले हैं, लेट्स सपोज इसको 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड्स, इसको लगेंगे 3 सेकंड्स, तो यहाँ पे लेट्स सपोज लगते हैं इसको 2.5 सेकंड्स, है ना।
तो यहाँ पर जो 2 2 2 सेकंड्स है वो तो कंबाइन हो गए, क्योंकि पैरेलली एपीआई कॉल्स हो रही है ना। कितना टाइम लगा यहाँ पे, 2 प्लस 1, यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि 2 इससे माइनस हो गया तो 1, दैट इज 3। यहाँ पे 3.5 सेकंड्स के अंदर काम हो जाएगा पूरा। 3.5 सेकंड में आपका रिस्पॉन्स आएगा और यूजर को दिख जाएगा, बिकॉज हर एपीआई कॉल्स का अपना टाइम है ना, कि भाई एपीआई कॉल में 2 सेकंड लगने हैं, तो अभी पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही है, पैरेलल एपीआई कॉल्स हो रही है, तो कंबाइंड रिस्पॉन्स आएगा, तो कंबाइंड टाइम भी तो कंबाइंड लगेगा ना। तो 2 मैक्सिमम +1 दैट इज 3 से 4 सेकंड में आपका डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा, बट यहाँ पे 14 सेकंड्स लगेंगे, मतलब 10 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि React is not slow, your architecture, the way you build is slow. Okay, now let's move to the next one, that is very important thing I want to discuss is bundle architecture. लोग ना लाइब्रेरीज को ऐसे फटाफट इंस्टॉल करते हैं, जैसे npm i ये, npm i वो, npm i ये, npm i वो, करो इंस्टॉल। बट एक सिंपल सा रूल होता है एप्लीकेशंस का, या फिर सिंपल सा रूल होता है थ्रू आउट द होल थिंग्स, दैट कि आपकी एप्लीकेशन में जितनी लाइब्रेरीज होंगी वो उनका एक जावास्क्रिप्ट लिंक होता है, उस जावास्क्रिप्ट लिंक में से वो सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड होती हैं। लेट्स सपोज मैंने एप्लीकेशन बनाई और मैंने एप्लीकेशन में 10 लाइब्रेरीज को रखा हुआ है, ठीक है, मैंने 10 लाइब्रेरीज को यूज़ करा है। अब जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को एज अ यूज़र ओपन करूँगा तो मेरा ब्राउज़र उन 10 लाइब्रेरीज जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं उन 10 लाइब्रेरीज को कंबाइन करके डाउनलोड करेगा। अगर वो अननेसेसरी है, लेट्स सपोज आपने रखी हुई हैं फालतू में, उनका कोई यूज़ केस नहीं है ना, फिर वो यूज़ हो रही हैं, तो फर्स्ट थिंग वो डाउनलोड यूज़ हो रही हैं, बट लाइक यू जस्ट इम्पोर्टेड, मैटर करता है कि अगर आपने इंपोर्ट करा है या नहीं। सर्वर पे रखा है दैट इज़ ओके, बट अगर आपके कंपोनेंट लाइक इंपोर्ट करता है, जैसे कई बार क्या करते हैं ना यूजर्स, मैं बताता हूँ व्हाट इज दैट थिंग, वो क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टार एज सैम्पल, है ना, वो पूरी लाइब्रेरी को स्टार मतलब पूरी लाइब्रेरी को एक बार में ही इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर ये लाइब्रेरी लेट्स सपोज मान के चलते हैं 14 MB की है, तो आपने क्या करा, 14 MB ऑफ डेटा जो है, 14 MB ऑफ जावास्क्रिप्ट आपने यहाँ पे लोड कर दी। बट वहीं पे आपको रिकमेंड किया जाता है कि यू जस्ट इंपोर्ट व्हाट यू नीड, लाइक इंपोर्ट सैम्पल, या फिर स्पेसिफिक नाम बताओ फ्रॉम विच लाइब्रेरी। अब यहाँ पे इस लाइब्रेरी में जो ये वाला पार्ट था लेट्स सपोज 1 MB का था, तो सिर्फ 1 MB डाउनलोड हुआ ना, आपको एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा डाउनलोड करने की जरूरत क्या थी, राइट। तो दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस, राइट। बहुत सारे डेवलपर्स को पता नहीं है, बट वो स्टार इंपोर्ट कर देते हैं जब भी आपको यूज़ करना होता है, बट नेवर डू दैट। स्पेसिफिकली कोड स्प्लिट करके जो आपको नीड है सिर्फ उसी को ही इंपोर्ट करो, सो दैट आपकी एप्लीकेशन आपके ब्राउजर को कम डाउनलोड करना पड़े। क्योंकि सिंपल रूल ये है कि जब तक JS डाउनलोड नहीं होगी तब तक स्क्रीन पर UI नहीं आएगा, ये रूल होता है ब्राउजर का। और अगर आपकी जावास्क्रिप्ट अननेसेसरी यूज़ हो रही है, अननेसेसरी इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि वो डाउनलोड टाइम बढ़ाएगी, और जितना ज़्यादा डाउनलोड टाइम होगा उतना ज़्यादा एप्लीकेशन स्लो होगा। तो दीज आर द 8 लेयर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं अबाउट योर रिएक्ट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। एज ए यू गॉट टू नो दैट कि रिएक्ट स्लो नहीं है। आप जिस तरीके से बिल्ड करते हो, जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट, स्टेट, नेटवर्क कॉल्स, बंडल्स, ये सब चीज़ों को जब आप यूज़ करते हो, किस तरीके से सबको रखते हो एक एप्लीकेशन के अंदर, जब आप एक रिएक्ट ऐप को बिल्ड करते हो, एज ए सेड स्लो छोटी एप्लीकेशन में फर्क नहीं पता लगता, जब आप एक लंबी बड़ी चौड़ी एप्लीकेशन बनाते हो, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ लाइन्स, राइट, तो उस एप्लीकेशन में आपको फील होता है कि एप्लीकेशन जो है स्लो हो रही है। बट द पॉइंट इज नॉट हाउ that React is slow. The point is the way you build is slow. You have to improve your architecture. I hope you got my point. अगर किसी लेयर के ऊपर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि भाई इस लेयर को मुझे कोड करके समझाओ, है ना, तो उस लेयर का नाम, लाइक लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 एंड देन लेयर नेम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ट्राई करूंगा उसके लिए एक अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाई जाए। नॉट ट्राई, मैं आपको बना के दूंगा, डोंट वरी, ओके। सो जस्ट कमेंट इफ यू नीड एनी स्पेसिफिक लेयर वीडियो। I hope you got my point. Let's move to the next video. And now if you want to join my full stack plus Gen AI batch, ये कमेंट के अंदर लिंक दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए। नहीं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज सकते हैं, मीन्स व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट, ओके। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।